Hi class 9, this is Bharti Kalyan. We are starting with the second part for the chapter The Fundamental Units of Life. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? We are done with the basics of cells. Basics of cells, उनकी डिस्कवरी क्या है? What is the structure of cell? The structure of cell कैसा दिखता है? What are its major टू टाइप्स हमने वो देख लिए. यूनिसेलुलर और सेलुलर का हमने डिफरेंस देख लिया. हमने ये भी देख लिया कि देयर इज़ अ केस कि जब जो सेल है इट कैन चेंज इट्स शेप. अब सेल जो है अपनी शेप और साइज जो है वो चेंज कर सकता है. इन केस ऑफ अमीबा इट कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज. होता क्या है, अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. देयर इज़ नो पर्टिकुलर शेप. ठीक है, अंदर एक न्यूक्लियस होता है. व्हाट हैपन्स, इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और जब उसको जो है अपना खाना होता है, जब उसको जो है डाइजेस्ट करनी होती है कोई चीज़, तो उसकी मूवमेंट चेंज होती है. मूवमेंट कैसे चेंज होती है? सपोज इस तरफ जो है कुछ उसका जो फूड पार्टिकल है वो इस तरफ है, तो व्हाट विल हैपन, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा. और जैसे ही वो उसके करीब आएगा इट विल एनगल्फ दिस सब्सटेंस. तो उसका जो प्रोसेस है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, अमीबा का, वो उसको एनगल्फ कर लेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा. तो अपनी जो है वो शेप और साइज दोनों को चेंज कर सकता है और वापस से जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, उसको कोई भी शेप ले लेगा. ठीक है. इज देयर एनी एग्जांपल फॉर दी सेल विच कैन नॉट चेंज इट शेप? यस, देयर इज एन एग्जांपल. हमने पढ़ा था नर्व सेल. नर्व सेल क्या है, अपनी शेप को अपनी शेप को जो है वो चेंज नहीं कर सकता. ठीक है. उसकी शेप जो होती है वो फिक्स होती है. वो अपनी इंफॉर्मेशन को जो है उसी शेप के साथ में प्रोसेस करता है जिस शेप में वो दिखता है. ठीक है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद the section. Now we are going to discuss what cell made up of. Cell बना किस चीज से है? What it is made up of. ठीक है. और हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे इसका जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ये हम डिस्कस करेंगे दो चीजें. अब होता क्या है, अंडर द माइक्रोस्कोप इफ यू आर गोइंग टू सी द सेल, तो हमें सेल दिखता कैसा है? तो ऐसा होता है ये स्ट्रक्चर. ठीक है. ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है अगर अंडर द माइक्रोस्कोप हम देखने लगे. तो न्यूक्लियस है हमारा, ये लिक्विड है और ये हर सेल में कॉमन होता है. अब हम पढ़ना शुरू करेंगे इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में. व्हाट इट इज़ द आउटर लेयर, द आउटर फॉर्म. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. सेंटर में क्या है? इट इज़ न्यूक्लियस. ठीक है. ये हमने पढ़ा न्यूक्लियस. और ये साइड में जो भी है इसका लिक्विड, द लिक्विड लाइक सब्सटेंस, दिस इज साइटोप्लाज्म. इतनी चीज़ें जो है हमें पता है कि हर सेल में हमें देखने के लिए बनी. अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करना शुरू करेंगे. बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेल ऑर्गेनेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्गी एपरेटस क्या है, कैसे फंक्शन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो इन सब के इन वैक्यूल्स क्या है, इन सबको पढ़ने से पहले हम इन मेजर 3 चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे. वी आर स्टार्टिंग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वी आर स्टार्टिंग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बनी किस चीज़ से है? ठीक है. ये बनी किस चीज़ से है और ये है क्यों, इसका फंक्शन क्या है? तो हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक इसका फीचर, ठीक है, और एक इसका फंक्शन. ये बनी किस चीज़ से है? 2 चीज़ें होती हैं. ठीक है. या तो कोई जो लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग है, या तो वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पीछे, या फिर इनऑर्गेनिक होते हैं. अब ये ध्यान रखना कि ये जो बनी है ये बनी है हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है. अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है कौन कौन से? वो हैं 2 हमारे. एक है लिपिड प्लस में दूसरा है प्रोटीन. तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन. ये 2 चीज़ों से बनी है, लिपिड्स एंड प्रोटीन. अब आती है आगे इसकी फीचर्स के बारे में और फीचर्स के बारे में. अब इसके फीचर्स क्या हैं अगर हम ब्रीफली देखें तो सबसे पहला जो इसका फीचर है वो ये होती कैसे? अगर हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे जो एक्चुअली ये होती है वो इस तरीके से होती है. ये एक रेगुलर शेप नहीं होती, ये कॉन्टिन्यूस शेप नहीं होती. इट इज़ लाइक दिस कि अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ये थोड़ी सी जो है परमिएबल होती है कि दैट सब्सटेंस कुड कम इन और कुड गो आउट फ्रॉम दिस. बीच में होता है न्यूक्लियस. तो ये इस वजह से कि ये थोड़ी सी जो है ये फिल्टर शेप में है तो इसको हम बोलते हैं
इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों? सो दैट द सब्सटेंस कुड कम इन और गो आउट। ठीक है, दो चीज़ें हो जाए ताकि। अब वो जो सब्सटेंस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अब ये फंक्शन कैसे करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? इसमें क्या होता है कि अगर सब्सटेंस जो है इसमें सब्सटेंस could pass through it, it could pass through it। तो अगर सब्सटेंस इसमें से आ जा सकता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को कुछ कहते हैं, साइंस में हर चीज़ का जो है एक नाम होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। अब इसमें जो डिफ्यूजन है वो कौन सा सब्सटेंस है जो इसमें से आ और जा सकता है? डिफ्यूजन होता है इसमें दो चीज़ों का, एक होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो दूसरा होता है वो होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, अब यहाँ से एक ब्रीफ हम इसका लेना शुरू करते हैं। क्या पढ़ा हमने कि जो एक सेल है उसके अंदर 3 कॉमन फीचर होते हैं, कोई भी सेल हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन is a membrane which is composed of organic molecule, basically lipids and protein। 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी हुई है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। वो ऑप्शन में इनऑर्गेनिक भी दे देगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ट्रू फॉल्स में आता है तो। अब इसके फीचर्स कैसे? सबसे पहला फीचर हमने इसका ये पढ़ा कि इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस शेप नहीं है, ये जो है इसमें गैप है, फिल्टर शेप में है ये। ठीक है, और उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, हाउ डज इट फंक्शन? इट फंक्शंस एज अ फिल्टर सो दैट सब्सटेंस वुड पास थ्रू इट। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। कोई बोले कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है? द डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस वेयर सब्सटेंस वुड पास थ्रू द लेयर। ठीक है, तो डिफ्यूजन सिर्फ इसमें नहीं, काफ़ी सारी जगह पर होता है। अब डिफ्यूजन किस चीज़ों का होता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और ऑक्सीजन का। अब होता क्या है? सेल अंदर फंक्शन कर रहा है। ठीक है, सारे ऑर्गेन्स जो हैं अपने फंक्शन कर रहे हैं। एज अ एनिमल और अ लिविंग बीइंग, ह्यूमन, हम सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर जाती है। अब अगर सेल अगर प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है तो अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अब डिफ्यूजन में क्या होता है? कोई भी चीज़ का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पर मात्रा जो है किसी भी सब्सटेंस की ज़्यादा होगी उससे कम की तरफ। ठीक है, अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और बाहर कम है तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। ठीक है, अगर अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है तो क्या होगा? इनफ्लो होगा। अब सेल में होता है क्या है? अगर सेल प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है तो अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी? वो ज़्यादा हो जाएगी। और बॉडी में जो बाहर है, ब्लड फ्लो में या फिर हमारी बॉडी के सिस्टम में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम, क्योंकि हमारी बॉडी से क्या है? एक्सेल करना है हमें कार्बन डाइऑक्साइड को। इसको क्या करना है? एक्सेल करना है। तो सेल अपना फंक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? बाहर कर देगा। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होती है? हमारी ब्लड स्ट्रीम में, हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है। और हमें क्या करनी है? हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, सेल को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो बॉडी में बाहर की तरफ क्या होगी? हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, और सेल के अंदर क्या होगी? लोअर कंसंट्रेशन होगी। तो ऑक्सीजन का क्या होगा? इनफ्लो होगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है? इट डज डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हायर कंसंट्रेशन सेल के बाहर होती है या अंदर होती है, तो हमें पता है कि वो बाहर जाती है। तो मतलब कि सेल के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है और ऑक्सीजन की जो है वो कम है। ठीक है, तो वो इनफ्लो होगी ऑक्सीजन और आउटफ्लो होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का। अब अगर हम इसको एक टेबल की तरह या उसको डिलिनिएट कर ले तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? आउटफ्लो इनसाइड सेल। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई। ठीक है, अब आ जाते हैं ये ऑक्सीजन। इसका क्या होगा? इनफ्लो, इनफ्लो टू द सेल। और कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसकी? इनसाइड सेल लो, कम है तभी तो वो कॉन्टिन्यूसली अंदर आती रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती रहेगी। अब ये दो चीज़ें हो गई, बट इसी के साथ में एक चीज़ और भी है। वो क्या? कि वाटर जो सेल है हमारा, जो सेल है इसमें साइटोप्लाज्म है।
साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड लाइक सब्सटेंस. अब इट हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर. ये जो फ्लूइड है उसमें क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब कि उसमें सॉल्ट या काफ़ी सारी चीज़ें भी है, बट उसमें क्या है, पानी भी है. कि लिक्विड किस वजह से है, द बेसिक चीज़ इज़ वाटर. तो जो वाटर है वो भी इनसाइड आता है और बाहर, मतलब कि उसका भी जो है आना जाना लगा रहता है. तो मतलब वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन. इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस. व्हेन वाटर गेट डिफ्यूज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज नोन एज ऑस्मोसिस. दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस. अगर हम प्लांट या एनिमल सेल को किसी सॉल्यूशन में रखें, वेदर इट इज़ अ शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, तो तीन चीज़ें हो सकती हैं. सपोज दिस इज़ अ सेल, ठीक है, ये न्यूक्लियस है. अब मैंने जो है इसको किसी सॉल्यूशन में रख दिया, से इट इज़ अ सॉल्ट सॉल्यूशन. सॉल्ट सॉल्यूशन में मैंने इसे रख दिया, तो क्या होगा, सबने देखा होगा कि अगर हम किशमिश को कंसीडर करना है सिर्फ, अगर हम किशमिश को पानी में रखें, अगर उसको थोड़ी देर या रात भर भिगो के रखें, तो वो क्या होती है, वो स्वेलअप कर जाती है. वो स्वेलअप क्यों कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो है पानी की मात्रा या सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है और बाहर जो है वो ज़्यादा होती है. तो क्या होता है, पानी अंदर चला जाता है और जो वो है स्वेल कर जाती है. तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, इट इज़ अ मीडियम ऑफ द सेल दैट इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल. तो क्या होगा इस केस में, पानी अंदर चला जाएगा और सेल क्या करेगा, वो स्वेलअप कर जाएगा. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन हाइपो, ओ फॉर ओ किस में आता है, मोर में. पानी की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, सेल के अंदर या सेल के बाहर, सेल के बाहर. ठीक है, और सेल क्या होगा, वो स्वेल कर जाएगा. ठीक है, अभी अगर अगर बाहर ज़्यादा है, तो अगर तो वाटर कंसंट्रेशन, मान लो एक नॉर्मल सेल है, वाटर की कंसंट्रेशन जितनी के अंदर होनी चाहिए बाय परसेंटेज, मतलब कि जितनी उसको होनी चाहिए पानी उतना है, वो एक नॉर्मल सेल है और बाहर भी पानी है. इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो वाटर कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर और बाहर, मतलब कि मीडियम में और सेल के अंदर, दोनों जगह क्या होती है, बराबर होती है. जब वाटर कंसंट्रेशन दोनों में बराबर होती है, ठीक है, इनसाइड द सेल और मीडियम में, जब वाटर कंसंट्रेशन बराबर होती है, तो सेल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इट डजंट चेंज इट्स शेप, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर, और मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगी. ठीक है, अब तीसरा केस क्या बन सकता है कि हो सकता है कि सेल के अंदर जो है वाटर कंसंट्रेशन बाहर से ज़्यादा हो, मतलब कि मीडियम में क्या है, वाटर कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर क्या है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो इस केस को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू द मीडियम, मतलब सेल से बाहर की तरफ जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है डिफ्यूजन में क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किस में हो रही है, थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ा है कि डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन का अपना एक लॉ है. ठीक है, तो डिफ्यूजन का अपना एक लॉ है. डिफ्यूजन कब होता है, कैसे होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होती है मूवमेंट. ठीक है, तो अब अगर केस हमने बना लिया कि ज़रूरी कोई है कि हमेशा सेल के अंदर ही होगी मूवमेंट, नहीं, तो इसमें अगर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन अगर मूवमेंट होती है, तो इसमें कितने केस बने, एक बना. ठीक है, गैसेस एक्सचेंज तो हमने पढ़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, बट वाटर ऑल्सो फॉलोज. सेल के अंदर सिर्फ गैसेज एक्सचेंज नहीं हो रही है, वाटर भी एक्सचेंज हो रहा है. वाटर ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन विच इज नोन एज ऑस्मोसिस. उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, वाटर के केस में इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस. ठीक है, अगर ऑस्मोसिस हो रहा है तो हो सकता है जो हमारा केस है वो हाइपोटोनिक हो सकता है हमारा जो केस हो वो आइसोटोनिक का केस हो सकता है हमारा जो केस हो वो हाइपरटोनिक हो. तीनों में से एक ही तो केस हो सकता है. तो इंक्लूड कर सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन. इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस किस केस में होता है,
किस केस में होता है? अब ये कुछ केसेस में होता है। अगर ये स्पेशल केस है तो ये खाली क्या सिर्फ प्लांट सेल में होता है? नहीं, जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, जो पानी के अंदर रहने वाले फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी ऑस्मोसिस का रूल जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? और हमने पढ़ा कि जो प्लांट सेल है वो ऑस्मोसिस का रूल फॉलो करता है। ठीक है, और कहाँ पे होता है? एक और चीज़ है, वो है रूट्स। जो प्लांट की रूट्स होती हैं वहाँ पे भी क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। रूट्स में पानी जाता है तभी तो ऊपर जाता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है रूट्स में, वो भी जो है ऑस्मोसिस का रूल फॉलो करता है। इतना करने के बाद में अब हमें ये पता चल गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बनी किस चीज़ से है। ठीक है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं? उसका फीचर क्या है? एक ही फीचर पढ़ा है अभी हमने। क्या फीचर पढ़ा है हमने? एक ही फीचर पढ़ा है, दैट इज इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग होती है इस तरीके से है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? उसमें डिफ्यूजन होता है और ऑस्मोसिस होता है। डिफ्यूजन बोले तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू दी लेयर। ठीक है, और होता कौन से कंसंट्रेशन से? ज़्यादा से कम की तरफ होता है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस, और ऑस्मोसिस में भी स्पेशल केस कैसे कौन कौन से बन सकते हैं? या तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जब सेल हमारा स्वेल कर जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों में बराबर कॉन्सेंट्रेशन है, कोई मूवमेंट नहीं होगी। उसके बाद में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो सकता है, सेल से मीडियम की तरफ जो है वो मूवमेंट होगी। तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया पहला ये। ऑस्मोसिस के 3 एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे ऑस्मोसिस देखने के लिए मिल सकता है हमें? ऑस्मोसिस हमें देखने के लिए मिल सकता है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में। दूसरा हमें देखने के लिए मिल सकता है प्लांट सेल में, जिसका हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा है, और प्लांट सेल्स में, और प्लांट्स रूट में, प्लांट रूट्स में देखने के लिए मिल सकता है। अब जो ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जिनमें ऑस्मोसिस देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो इनके सेल्स के थ्रू जो होती है वो मूवमेंट होती है। तो ये जो सेल है वो कौन से? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर? तो दे आर दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑस्मोसिस होता है, दे आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिर्फ यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में जो है ये जो है ऑस्मोसिस होता है। दे डू एब्जॉर्ब दी वाटर, दे डू गेन दी वाटर। इसके बाद में हम दूसरे फीचर पे आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो दूसरा फीचर है वो है ये। दूसरा फीचर क्या है? दैट इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, इट इज़ प्रिटी मच ऑब्वियस। हमने ऊपर पढ़ा सेल जो है वो श्रिंक भी कर रहा है, सेल जो है वो स्वेल भी कर रहा है। तो मतलब कि जो दैट मीन्स इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। तो दूसरा जो फीचर इसका फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वजह से भी है। जो हमने पढ़ा था कि वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी है, उसकी वजह से भी जो है ये फ्लेक्सिबल है। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये हम कहाँ पे देख सकते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसका एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा है अभी अमीबा का। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज सीन इन एमीबा। ठीक है, एमीबा का हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल पढ़ा है। के लिए जो अपनी है शेप को चेंज कर लेती है, इस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। तो इस प्रोसेस के थ्रू, एंडोसाइटोसिस के थ्रू एमीबा जो है अपना खाना खाती है। इतना हो गया। अब इसके बाद में क्या है? हम ये देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। इनसाइड क्वेश्चन, 2 इनसाइड क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक तो है हाउ डू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ दिस सेल। इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो वो मूव कैसे मूव कर रहे हैं? हाउ दे आर मूविंग? दे आर मूविंग थ्रू दी प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो उसके बाद आपको क्या करना है? डिफ्यूजन को जो है वो डिस्कस कर देना है। और उसके एक और क्वेश्चन दिया है उसी के साथ में, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? तो उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डज अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू इट। उसमें से कौन कौन से मूवमेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, और तीसरी किसकी होती है? वाटर ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल केस। ये 3 आंसर लिखने के बाद में अब इसमें ध्यान किस चीज़ का रखना है? द मेन थिंग इज यहाँ पे ध्यान रखना है डायग्राम का। जब क्वेश्चन का आंसर करे उसके साथ में ये एक छोटा सा जो डायग्राम है ना, जो सबसे पहले बनाया था, कहाँ गया? ये वाला। ठीक है, ये ज़रूर बनाना है ताकि आंसर जो है लिखने से पहले टीचर को देखकर पता चल जाए कि हाँ बच्चे को पता है कि प्रोसेस हो क्या रही है और पूछा क्या गया आंसर। ठीक है,
Thank you so much. We are signing off here. See you later on with the rest of the section. Try to complete a major chunk of this chapter. But इसमें concept ज़्यादा है, इसलिए अगर 3 पार्ट में भी 4 पार्ट में भी आ रहा है, वरना सीरीज जो है वो लंबी हो जाएगी, ठीक है, और समझ में कुछ आएगा नहीं। तो वन गो में करने से ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके उसको रिवाइज भी करना है।